चलो स्टार्ट करते हैं। इंडियन एविडेंस एक्ट को भूल जाओ, अपने डिक्शनरी से निकाल दो। अब हम लोग आते हैं सेक्शन नंबर 13 पे, जो कि इंडियन एविडेंस एक्ट का सेक्शन नंबर क्या था? क्या था? मैंने आप लोगों को क्या बताया है? आप लोगों को क्या करना होगा? +2। -2। वेरी गुड। चलो नाउ, फैक्ट्स बेरिंग ऑन अ क्वेश्चन, एक्ट वॉज एक्सीडेंशियल और इंटेंशनल। क्या ऐसा एक्ट जो था वो एक्सीडेंटल था या इंटेंशनल था? तो ये जो सवाल है, कोर्ट के सामने ये प्रश्न आया है कि ये जो एक्ट है, मैंने हमेशा आपको बोला है रेलेवेंसी का मतलब यही होता है कि जो सबूत, जो एविडेंस, जो साक्ष्य आप कोर्ट के सामने लेके जा सकते हैं उसे कहते हैं रेलेवेंसी। याद रखना ये बात। जो भी तथ्य है, जो भी फैक्ट है, और जिस चीज का लेकर आप एविडेंस दे सकते हैं कोर्ट के सामने, उसे कहते हैं रेलेवेंसी। ये सारा मैटर जो है रेलेवेंसी का है। ठीक है। डन विद अ पर्टिकुलर नॉलेज एंड इंटेंशन। अब ये सारी की सारी चीज आप लोगों को यहीं पे लेके आएगी, नॉलेज और इंटेंशन। आपको इस बात का नॉलेज है और आपकी इंटेंशन है इस चीज को करने के लिए। अब यहां पर ना आप सीरीज और सिमिलर अकरेंसेस देखेंगे। सीरीज और सिमिलर अकरेंसेस का मतलब ये होता है कि एक ही चीज अलग अलग तरीके से की गई है, जैसे कहते हैं हम लोग सिमिलर अकरेंसेस। ठीक है। एक ही वाक्य, एक ही चीज अलग अलग तरीके से की गई है, तो वो सारा का सारा जो पर्सन जो कर रहा है उस एक्ट को, मतलब वो एक्ट कौन सा है? जो बंदा उसमें इन्वॉल्व है। वो एक्ट कौन सा है? जो पर्सन उसमें इन्वॉल्व है। ठीक है। वो एक्ट है जिसमें पर्सन इन्वॉल्व है। ठीक है। अगर वो बंदा इन्वॉल्व है जिसको इस बारे में नॉलेज है, उसका इंटेंशन भी वही है। अभी एक्सीडेंटल का मतलब क्या होता है? गलती से, मिस्टेक। और इंटेंशनल का मतलब क्या होता है कि हमारे जो इंटेंशन थे उसी चीज को करने के लिए थे। ठीक है। फैक्ट उसी चीज को लेकर रेलेवेंट हो जाएगा, और आप ये सारे कंसर्नली आप देखेंगे तो ये सब रेलेवेंट हो जाएंगे जब ये एक्सीडेंटल और इंटेंशनल। तो सेक्शन 13 जो है आप लोगों को मार्क करके रखना है, एक्सीडेंटल और इंटेंशनल। अब मैं आप लोगों को इसके इलस्ट्रेशन पे लेके जाती हूँ। A is accused of burning down his house in order to obtain money for which it is insured. अपना सब लोग बहुत होशियार होते हैं। इंश्योरेंस करना और इंश्योरेंस से पैसा वसूल करना एक बात है। ठीक है। अब ए जो एक बंदा है वो अक्यूज्ड है। अक्यूज्ड म्हणजे का है? आरोपी है। अक्यूज म्हणजे क्या है? जिसने क्राइम किया है, जिसने ऑफेंस किया है। और बर्निंग डाउन हिज हाउस, इंश्योरेंस से पैसा निकालने के लिए अपने घर को ही जला दिया। ठीक है। बर्निंग ऑफ हिज हाउस का मतलब है अपने घर को ही उसने जला दिया। किस लिए? पैसा वसूल करने के लिए, इन ऑर्डर टू ऑब्टेन मनी। जिसके लिए उसने इंश्योरेंस कराया था, फॉर विच इट इज इंश्योर्ड, उसके लिए उसने इंश्योरेंस किया था। ये फैक्ट जो है कि ए लिव्ड इन सर्वल हाउसेस सक्सेसिवली। अब पैसा जो है ना, अब ये जो ए वाला बंदा है ना, ये मालदार पार्टी है। ठीक है। बहुत पैसे वाला है, इसके पास बहुत सारे घर है। ठीक है। और इसने क्या किया? वो इंश्योरेंस का पैसा वसूल करने के लिए हर घर में ऐसी तरीके से आग लगा दी। ठीक है। और हर घर में आग लगने की वजह से उसने, ए जो है, उसने इंश्योरेंस वाले से पैसे लिए। ठीक है। और फ्रॉम डिफरेंट इंश्योरेंस ऑफिस का मतलब होता है कि उसने अनेकों इंश्योरेंस किए रहेंगे और उन लोगों से अलग अलग तरीके से पैसे वसूल की। और एज अ लॉयर भी मैं आपको एक बात बताऊं कि ये आप लोगों का आर्ट होना चाहिए कि एक जगह से पैसा निकाला तो दूसरे जगह से भी पैसा निकालना आना चाहिए। ठीक है। तो ए रिसीव अ पेमेंट फ्रॉम डिफरेंट इंश्योरेंस, तो ये डिफरेंट इंश्योरेंस ऑफिसर्स रेलिवेंट हो गए। क्यों? जो फायर अकर हुई थी नॉट एक्सीडेंटल थी। ठीक है। ये हम लोग को तो दिखाना था
तो ये सेम ट्रांजैक्शन के बारे में नहीं बात कर रहा है, लेकिन सिमिलर अकरेंसेस के बारे में बात कर रहा है, जो कि एक ही आग हर घर में लग गई, ठीक है, और एक ही बंदे ने हर इंश्योरेंस पैसे से माल निकाल के लिया, एवरी इंश्योरेंस कंपनी से उन्होंने पैसे निकाल के लिए, तो सिमिलर हुआ ना। घर अनेक है, बहुत सारे घर है, लगाई आग एक जने ने है, किस लिए लगाई है? इंश्योरेंस का पैसा वसूल करने के लिए। तो इंश्योरेंस वाले भी शाणे, होशियार, या एक्सीडेंटल है, या इसका इंटेंशन ही है कि इंश्योरेंस वाले से पैसा लो बाबा। तो आप अगर ये सारे सबूत जो है इंश्योरेंस वाला ये दिखा दे कि ये जो हैबिचुअल है, तो ये इररेलेवेंट हो जाएगा। अगर ये हैबिचुअल है तो ये इररेलेवेंट हो जाएगा। लेकिन यहां पर ये इलस्ट्रेशन आप लोगों को मेजर एजेंडा बताती है सीरीज ऑफ सिमिलर अकरेंसेस, जिसका मतलब ये है आग दूसरे दूसरे घर में लगाई है, सिर्फ पैसा वसूल करना ही आपको रेलेवेंसी कोर्ट में दिखाना था। ठीक है, समझ लो। ठीक है, A is an accused of fraudulently delivering to B a counterfeit coin rupee. A एक accused है, आरोपी है, ऑफेंडर है, जिसने फ्रॉड करके B को नकली रुपया दिया। ठीक है, B को नकली पैसा, नकली रुपया। अब क्वेश्चन ये कोर्ट के सामने था, जो प्रश्न कोर्ट के सामने ये था कि वो जो उसने पैसे जो नकली नोट दिए थे वो एक्सीडेंटल थे, क्या वो एक्सीडेंटल थे? तो फैक्ट जो था, सून बिफोर और सून आफ्टर द डिलीवरी टू ए, डिलीवरी देने से पहले पैसे की, रोकड़े की, डिलीवरी देने के बाद पैसे की, रोकड़े की, ए डिलीवर्ड द काउंटरफीट रुपीज टू सी एंड डी एन ई। उसने सिर्फ बी को चूतिया नहीं बनाया था, लेकिन यहाँ पे सी, डी एंड ई को भी बना रखा था। तो यानी ये रेलेवेंट कैसे हो जाएगा? क्योंकि उसने उसको तो नहीं छोड़ा, इन लोगों को भी नहीं छोड़ा। तो इस बात का सबूत है आप लोगों के पास, इस बात का साक्ष्य है, इस बात का एविडेंस है, आप कोर्ट के सामने लेके जा सकते हो। सर मेरे कोई नकली नोट नहीं बेचा, ये सी, डी और ई को भी बेचे रहा है, तो ये रेलेवेंट हो जाएगा। तो ये जो डिलीवरी जो थी वो एक्सीडेंटल नहीं थी, इंटेंशनल थी। ठीक है, एक्सीडेंटल नहीं थी, क्योंकि उसको मालूम था। समझा? कर लगा? चलो, अब सेक्शन नंबर 15 में दो काइंड ऑफ केसेस होते हैं। दो चीजों के बारे में आप लोगों को बता दूं। एक तो सवाल जो है वेदर एन अलाइज एक्ट, अलाइज का मतलब क्या है जिसको मालूम नहीं। मैम, हाँ मैम 14 नहीं होगा क्या? क्या क्या क्या? 14? 14 नहीं कराया मैंने। नो मैम। 14 नहीं कराया, ओके ठीक है ठीक है ठीक है, 2 मिनट में लेती हूँ 14। ठीक है, ठीक है। ये क्वेश्चन कोर्ट के सामने ये था कि जो अलाइज एक्ट है, आप लोग है ना, अगर एज ए लॉयर है तो ये अलाइज्ड वर्ड है ना, जो बातों का नॉलेज हमारे पास है नहीं। मैं बोलूं, समझ में ऐसे बोल दूं कि मेरा जो पति है ना उसको गालियां दे दूं, और तो ऐसा सीन बता दूं कि मेरे पति ने मेरा गला दबाया, मेरे को पिल्लों से मारने की कोशिश कर दी, जान से मारने की कोशिश कर दी, तो पति क्या बोलेगा? ये अलाइज्ड फैक्ट है, मेरे को क्या मालूम ये झूठा बोल रही है। अलाइज्ड इज क्रिमिनली क्रिएटेड। अलाइज में जिसकी जानकारी और जिसका नॉलेज हमारे पास है ही नहीं, वी आर नॉट अबाउट नोइंग अबाउट दैट, हमको पता ही नहीं है, उसे कहते हैं अलाइज्ड। अलाइज्ड जिसको तुम कह मैम, रहे हो तो तुम प्रूफ करो। हाँ मैम 15 में हाँ तो एडमिशन डिफाइन किया हुआ है। हाँ, लेकिन ये कौन सा चल रहा है अपना? कौन सा चल रहा है? 13 चल रहा है ना, तो ये 13 ही है ना बेटा। यहाँ मैम पे यहाँ मैंने पे 15, 15 लिखा है। अरे लिखा है लेकिन इट इज अंडरस्टूड है ना कि हम लोग उसको इसमें बात कर रहे हैं, वो टाइपोग्राफिकल एरर है ना। ओके मैम। हाँ, कंफ्यूज मत हो।
वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट, सेक्शन नंबर किस चीज की बात चल रही है? एक्सीडेंटल इंटेंशनल। न्यू इसके हिसाब से, बीएसएस के हिसाब से कौन सा सेक्शन चलेगा? 13। मैंने इससे पहले क्या 13. पूछा? हाँ, अब समझी? तो दिस इज 13। इंडियन एविडेंस का कौन सा था? 15। 15. कॉमन सेंस बेटा, इतना सा हम लोग नहीं समझ पा रहे, कंफ्यूज मत हो। ये है 13, पर मैं आपको इंडियन एविडेंस का 15 दिखा रही हूं। समझने की कोशिश करो कि जो क्वेश्चन वेदर एन अलाइज एक्ट ऑफ अ पर्सन is accidental or intentional and the defense of it being happened accidentally is taken। यानी कि देखो, आप तो इंटेंशन तो दिखाओगे ही ना, अपने आप को बचाने के लिए एक्सीडेंटली दिखाओगे, अपने आप को थोड़ी फंसाओगे तुम जाके। हाँ कोर्ट मैंने किया है तो तू कर, तेरे को जो चाहिए। नहीं करोगे ना, कैसे दिखाओगे कि सर इट वाज एक्सीडेंटल नॉट इंटेंशनल? अपना डिफेंस तो लेना पड़ेगा, अपना पक्ष तो रखना पड़ेगा, अपने आप को तो बचाना पड़ेगा। ठीक है, when a question was done with a particular knowledge or intention। अब ये सारा का सारा 13 जो है ना बेटा, ये नॉलेज और इंटेंशन की बात करता है। धंधा है पर गंदा है। अगर आप नॉलेज रखते हो, इंटेंशन रखते हो, तो कोर्ट के सामने आप नॉलेज और इंटेंशन से चले गए तो कोर्ट तो आपके खिलाफ ही ऑर्डर कर देगी, आपको ही ट्रैप कर देगी। ठीक है, एविडेंस का मतलब ही होता है ट्रैप एडमिशन, जो अपन आगे देखेंगे कि आप कैसे ट्रैप करोगे, कैसे एडमिशंस दी जाती है, कैसे क्रॉस लिया जाता है और कैसे क्रॉस को संभाला जाता है। ये भी मैं आप लोगों को आगे आगे बताऊंगी। समझा? क्लियर झाले का? कुछ प्रॉब्लम यहाँ No, तक? ma'am. सब बताओ, कोई प्रॉब्लम है, कोई डिफिकल्टी है? No, ma'am. No, ma'am. चलो अभी चले आगे बढ़े 14 की तरफ, 14 की तरफ बढ़े। ठीक है, अब एग्जिस्टेंस ऑफ कोड्स ऑफ बिजनेस। ये जो कोड्स है, हम लोग रोज बिजनेस करते हैं। ठीक है, एज अ स्टूडेंट आप अपना काम करते हैं, एज अ लॉयर हम अपना काम करते हैं। हमारा रोज का बिजनेस है, हमारा कोर्स ऑफ बिजनेस है। तो कोर्स ऑफ बिजनेस का मतलब होता है हमारा यूजुअल रूटीन, जो हम डेली का काम करते हैं। कॉमन प्रैक्टिस, क्लाइंट्स को बुलाओ, पैसा वसूल करो। फिक्स प्रोसीजर सिस्टम, इतना ही पैसा लेंगे, ये हमारा फिक्स प्रोसीजर सिस्टम है। हाँ, तो ये हमारा कोर्स ऑफ बिजनेस है, हमारा यूजुअल रूटीन, हमारा कॉमन प्रैक्टिस, हमारा फिक्स प्रोसीजर सिस्टम। तो ये रेलेवेंट कब होगा? जब ऐसा एक्ट आप नेचुरली करोगे, ऐसा एक्ट आप नेचुरली करोगे, तभी ये सिस्टम काम में आएगा। ठीक है, व्हेन देयर इज अ क्वेश्चन, ऐसा सवाल कोर्ट के सामने है कि जो पर्टिकुलर एक्ट है, जिस चीज को आप कर रहे हैं, वो एग्जिस्टेंस में है किसी बिजनेस के। अगर मैं एज अ लॉयर मैं रोज बिजनेस करती हूँ कि रोज कोर्ट जाती हूँ, ब्रीफ लेके जाती हूँ, ब्रीफ लेके आती हूँ, डेट डायरी में एंट्री करती हूँ, डेट को फॉरवर्ड करती हूँ, डेली कोर्स ऑफ बिजनेस। ठीक है, एवरी लॉयर मेंटेन्स द कोर्ट डायरी एंड द कोर्ट डायरी का सिस्टम यही होता है कि आज आप जो क्लाइंट का ब्रीफ लेके जाते हो, वो क्लाइंट का ब्रीफ आप वापस लेके आते हो, उसकी जो डेट दी जाती है कोर्ट की तरफ से, डायरी में लिखते हो और उसको फॉरवर्ड करते हो अगली डेट। ये है कोर्स ऑफ बिजनेस। ठीक है, अकॉर्डिंग टू विच इट नेचुरली वुड हैव बीन डन। ठीक है, रेलेवेंट तब होगा जब आपने वो काम नेचुरली किया होगा, तब वो रेलेवेंट होगा। यानी आप जो डेली कोर्स ऑफ बिजनेस कर रहे हो, कोर्ट जाना, वहां से आना और अपना डेली रूटीन का काम करना, कॉमन प्रैक्टिस करना,
और उस प्रोसीजर से आपने जो फिक्स सिस्टम बना रखा है, वो प्रोसीजर का आपने फिक्स सिस्टम बना रखा है, जाने का, आने का, काम करने का, फिक्स सिस्टम। ठीक है, कर लो, समझ लो, समझा। अब ये Yes. इलस्ट्रेशन जो है कोर्ट के सामने था, द क्वेश्चन इज वेदर पर्टिकुलर लेटर वॉज डिस्पैच्ड। आप एक वकील हैं, एक क्लाइंट को आप नोटिस भेजते हैं, ठीक है, आप उसको पोस्ट के थ्रू भेजोगे, ठीक है ना। जब खत लिखा जाता है तो ये लव लेटर नहीं है, ये कौन सा लेटर है, जो एडवोकेट अपने क्लाइंट के थ्रू दूसरे बंदे को भेज रहा है, ठीक है, एज पर द इंस्ट्रक्शंस ऑफ द क्लाइंट। अब ये लेटर जो है ये डिस्प्यूटेड है ना। सारे फसाद की जड़ तो लेटर ही होगा ना, क्योंकि अगर वो लेके आया है आपके सामने कि इसने मेरे साथ ये किया है, तो ये करने के लिए आपको जवाब तो देना पड़ेगा ना। सामने वाले चुप थोड़ी बैठोगी, तुम लोग बैठोगे क्या, नहीं ना। तो वॉज डिस्पैच, डिस्पैच का मतलब होता है पोस्ट में, आपको पता ना, पोस्ट में हम बेचते हैं, जो पोस्टमैन आता है, हेलो हेलो कौन है, मैं पोस्टमैन हूं, मैं लेटर डिस्पैच करता हूं, ठीक है। तो आप लोगों ने पहले के जमाने में लाल कलर का डिब्बा देखा होगा, पोस्ट का देखा होगा, हर किसी ने आते जाते, है ना, बहुत बड़ा डिब्बा होता है जिसमें हम लेटर को डालते हैं, है ना। तो फैक्ट दैट it was an ordinary course of business for all letters to put in a certain place to carry to the post। वैसे हर रोज का काम क्या होता था, वो डिब्बे में लेटर जाता था और वो पोस्ट वाला जो था वो 3 बजे वो लेटर बॉक्स को खाली करता था, खाली करने के बाद अपने ऑफिस में लेके जाता था और जिन जिन को देना रहता था बांटता था, ठीक है। जिसको हैदराबाद भेजना है वो लेटर हैदराबाद, पूना भेजना है पूना, बॉम्बे भेजना है बॉम्बे, दिल्ली भेजना है दिल्ली, यूपी भेजना है यूपी, हरियाणा भेजना है हरियाणा, पंजाब भेजना है पंजाब, जिधर का भी लेटर रहेगा, ठीक है। पर्टिकुलर लेटर वॉज पुट इन अ पोस्ट बॉक्स। अब वो लेटर जो है वो पोस्ट बॉक्स में डाला गया था, ठीक है। एंड दैट पर्टिकुलर लेटर वॉज पुट इन द पे आर रेलेवेंट, जिस पोस्ट बॉक्स में आपने डाला होगा, ठीक है। अब आपने तो डाल दिया वो लेटर, वो सामने वाले को मिला नहीं मिला ये तो बात की बात है, लेकिन रेलेवेंट तो हो गया कि आपने वो लेटर वहां पे डाला, पोस्टमैन आया, लेटर बॉक्स से लेटर निकाला, जिन जिन का लेटर है उन उनको पहुंचाया, रेलेवेंसी, ठीक है। ये समझने वाली बात है कि ये रेलेवेंट हो गया। डेली कोर्स ऑफ बिजनेस है, पोस्टमैन आता, लेटर लेके जाता, पहुंचाता, जिधर पहुंचाने का है, डाकिया डाक लेके आया, समझ लो, समझा। Yes. तो वो पर्टिकुलर डेस्टिनेशन का मतलब ये है कि जहां जहां जिसको जिसको पहुंचाना होगा वहां वहां ये डेली कोर्स ऑफ बिजनेस होगा, ठीक है। चलो, अब नेक्स्ट इलस्ट्रेशन ये बोलता है कि जो पर्टिकुलर लेटर है वो ए को पहुंचा है या नहीं, ठीक है। ये सवाल कोर्ट के सामने था कि जो पोस्ट के थ्रू तुम इतना नाच रहे हो कि पोस्टमैन आया, डाकिया आया, डाक लेके उस तक पहुंचा, पहुंचा कि नहीं पहुंचा, मिला कि नहीं मिला, रिसीव किया कि नहीं किया, ठीक है। द फैक्ट वॉज पोस्टेड इन अ ड्यू कोर्स एंड वॉज रिटर्न थ्रू अ डेड लेटर ऑफिस। अब ये डेड लेटर, ये डेड लेटर वो डेड लेटर नहीं है, ये डेड लेटर वो डेड लेटर है कि जो पोस्ट ऑफिस में अगर समझो रिटर्न आता है, ठीक है, लेटर जो आया रिटर्न आया, तो पोस्ट वाले के पास, हम अमेजोन वाले को भी क्या करते हैं, ठीक है, घर पे कोई नहीं है, ठीक है, अमेजोन वाला प्रोडक्ट लेके वापस अमेजोन की तरफ चले जाता है, उसे कहते हैं डेड लेटर ऑफिस। आप नहीं मिले तो लेटर कहां पहुंचा, डेड लेटर ऑफिस, यानी कि उस ऑफिस में जहां पर वो पोस्टमैन काम करता है। और उसके बाद वो लेटर किसके पास जाएगा, अगर वो लेटर आपके पास भी नहीं आया, पोस्ट वाले के पास भी नहीं आया, तो लेटर गया किधर, ठीक है। आपने जिस बंदे को लेटर भेजा है, अगर उसने ऐसे इंटीमेशन आ गई कि वो डोर लॉक है, दरवाजा ताला है, तो नहीं मिलेगा लेटर,
सामने वाला बंदा जो है घर पे ही नहीं है तो कहाँ से लेटर मिलेगा? तो पोस्टमैन वाला क्या करेगा? इंटीमेशन डालेगा, उस लेटर के ऊपर एक इंटीमेशन डालेगा, मैं घर तो गया था, दरवाजा कुलूप था, ठीक है, दरवाजे पे लॉक था, ऐसा इंटीमेशन हो जाएगा, ठीक है। The post letter not received by that person or not even returned to a person posted, यानी ये तो फॉर्मल प्रैक्टिस है ना किसी भी पोस्टमैन की, जाओ, नहीं लेते हो तो रिपोर्ट दो। तो ये डेली कोर्स ऑफ बिजनेस हो गया, डेली का ट्रांजैक्शन हो गया, डेली की चीजें हो गई। समझ लो, समझा, क्लियर? कुछ हाइपोथेटिकल लगा क्या? कितना नो डिफिकल्ट? मैम। समझ में आ रहा बाबा? बहुत डिफिकल्ट है। नो मैम। क्लियर? ठीक यस है। मैम। विक्की, एवरीबॉडी बताओ, आदित्य, सब बताओ मुझे, कुछ डिफिकल्टी लगी, कुछ नहीं समझ में आया? नहीं आ जाए। हाँ? यस मैम, आ गया।